नमस्कार। कभी सोचा है कि वो कानून जो दशकों पहले बने थे, वो आज की इतनी तेजी से बदलती दुनिया की मुश्किलों को कैसे सुलझाते हैं? आज हम भारत के इसी राजनीतिक ब्लूप्रिंट को आप कह सकते हैं डिकोड करने वाले हैं। हम देखेंगे कि कैसे इसकी जो स्थिर नींव है, वो आज की गतिशील चुनौतियों का सामना कर रही है। तो मूल सवाल यही है कि क्या ये दशकों पुरानी व्यवस्थाएं, ये पुराने सिद्धांत आज के संकटों से निपटने के लिए काफी हैं? ये एक तरह से स्थिर और गतिशील के बीच की एक लगातार चलने वाली खींचतान है, जिसे हम आज समझने की कोशिश करेंगे। अपनी इस पड़ताल में हम 4 बड़े हिस्सों पर गौर करेंगे। पहले देखेंगे दुनिया में भारत की भूमिका को, फिर देश की शासन नीतियों को समझेंगे, इसके बाद प्रतिनिधित्व से जुड़ी संवैधानिक बहसों को टटोलेंगे, और आखिर में भारत के राजनीतिक नक्शे को बदलने वाले एक बहुत बड़े मुद्दे पर बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मंच से। यहाँ हम ये देखेंगे कि भारत की जो स्थापित विदेश नीतियां हैं, वो आज की वैश्विक उथल-पुथल में कितनी कारगर साबित हो रही हैं। तो देखिए, भारत की विदेश नीति का एक बहुत ही मजबूत, स्थिर स्तंभ है रणनीतिक स्वायत्तता। अब इसका मतलब क्या है? आसान शब्दों में कहें तो भारत अपनी राह खुद चुनता है। वो किसी भी एक पावर ब्लॉक या गुट में बंद कर नहीं रहता, बल्कि अपने राष्ट्रीय हितों के हिसाब से स्वतंत्र रूप से फैसले लेता है। और इस सिद्धांत का गतिशील इस्तेमाल हमें हाल ही के अमेरिका-ईरान तनाव में साफ देखने को मिला। सोचिए, एक तरफ अमेरिका है, दूसरी तरफ ईरान। भारत किसी एक का पक्ष लेने के बजाय अपनी रणनीतिक स्वायत्तता का इस्तेमाल कर रहा है। वो एक बहुत ही महीन संतुलन साध रहा है ताकि चाबहार पोर्ट और आईएनएसटीसी जैसे उसके महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स पर कोई आंच ना आए। अच्छा, इस पूरे मामले में कुछ बारीकियां हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है। जैसे ये जो ईरान न्यूक्लियर डील है, ये P5+1 देश और ईरान के बीच हुई थी। और हाँ, यहाँ एक बहुत कॉमन गलती होती है, जिसे हम प्रीलिम्स ट्रैप भी कह सकते हैं। कई लोग सोचते हैं कि IAEA यानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का हेडक्वार्टर जिनेवा में है, लेकिन नहीं, वो वियना में है। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इंटरनेशनल रिलेशंस में बहुत बड़ा फर्क डालती हैं। अब आते हैं भारत की विदेश नीति के दूसरे स्थिर सिद्धांत पर, पड़ोसी पहले या नेबरहुड फर्स्ट। देखिए, भारत का मानना है कि अगर उसके पड़ोसी देश शांत और समृद्ध रहेंगे, तो इसका सीधा फायदा भारत की अपनी सुरक्षा और समृद्धि को भी होगा। और इसका सबसे ताज़ा और बेहतरीन उदाहरण हमें श्रीलंका में देखने को मिला, जब 2022 में श्रीलंका भयानक आर्थिक संकट से जूझ रहा था, तो भारत ने पड़ोसी पहले नीति के तहत $4 बिलियन से भी ज्यादा की मदद पहुंचाई। वहीं दूसरी तरफ चीन की डेट ट्रैप डिप्लोमेसी यानी कर्ज के जाल वाली कूटनीति है, जिसका एक बड़ा उदाहरण हम्बनटोटा बंदरगाह। ये भारत और चीन के अप्रोच में जमीन आसमान का फर्क दिखाता है। चलिए, अब दुनिया की सैर से वापस देश के अंदर आते हैं। क्या आप जानते हैं कि सरकार के कई नए नियम जो आज हमें दिखते हैं, वो असल में दशकों पुरानी नीतियों का ही एक लॉजिकल अगला कदम होते हैं? आइए देखते हैं कैसे। उदाहरण के लिए स्कूलों में जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है, उसे ही ले लीजिए। ये कोई रातों रात लिया गया फैसला नहीं है। इसकी कहानी तो 1964 में कोठारी आयोग की सिफारिश से शुरू हुई थी, जिसे 2020 की नई शिक्षा नीति ने फिर से दोहराया, और अब जाकर 2023 के नए करिकुलम फ्रेमवर्क में इसे लागू करने का पूरा ढांचा तैयार किया गया है। ये एक पूरी यात्रा है, दशकों का एक सफर। और इस लंबी यात्रा का गतिशील नतीजा क्या निकला? CBSE का ये नया आदेश। अब ये तय हो गया है कि कक्षा 6 से 8 तक तीसरी भाषा के तौर पर कोई भारतीय भाषा ही पढ़नी होगी। मतलब 2026 से स्कूलों में फ्रेंच और जर्मन जैसे विदेशी भाषा के विकल्प शायद धीरे धीरे खत्म हो जाए। इसका सीधा असर स्टूडेंट्स और स्कूल्स दोनों पर पड़ेगा। अब बात करते हैं एक ऐसे मुद्दे की जो भारत के लोकतंत्र की बिल्कुल जड़ों से जुड़ा हुआ है, और वो है राजनीतिक प्रतिनिधित्व का संघर्ष। सवाल यह है कि क्या सबको बराबर का मौका मिल रहा है? और यहीं पर स्थिर और गतिशील का एक बहुत ही साफ विरोधाभास हमें देखने को मिलता है। देखिए, एक तरफ हमारे पास एक स्थिर संवैधानिक व्यवस्था है जो पंचायतों और नगरपालिकाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देती है, ये तय है। लेकिन जब यही आरक्षण लोकसभा और विधानसभाओं में देने की एक गतिशील कोशिश हुई, एक नया बिल लाया गया, तो वो पास नहीं हो सका। तो संवैधानिक पेंच आखिर है क्या?
पेंच ये है कि संविधान के अनुच्छेद 243D और 243T के तहत महिला आरक्षण का जो स्थिर आधार है वो सिर्फ स्थानीय निकायों यानी पंचायतों और नगरपालिकाओं तक ही सीमित है। ये संसद और विधानसभाओं तक नहीं पहुंचता। और अब हम अपनी पड़ताल के सबसे पेचीदा, सबसे जटिल और शायद सबसे विवादास्पद मुद्दे पर आ गए हैं, संसदीय सीटों का पुनर्निर्धारण, जिसे हम परिसीमन या डिलिमिटेशन कहते हैं। इस पूरी बहस की जड़ में है हमारे संविधान का आर्टिकल 82। ये एक स्थिर नियम है जो कहता है कि हर जनगणना के बाद लोकसभा की सीटों को जनसंख्या के हिसाब से राज्यों में फिर से बांटा जाना चाहिए। सीधा सा नियम है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। इस प्रक्रिया को दशकों से रोक कर रखा गया है। 1976 में 42वें संशोधन के जरिए सीटों को 1971 की जनगणना पर फ्रीज कर दिया गया। फिर 2002 में 44वें संशोधन से इस रोक को 2026 तक के लिए और बढ़ा दिया गया। अब 2026 दरवाजे पर है और यही वजह है कि भारत की राजनीति में एक तूफान आने की तैयारी हो रही है। और इस आने वाले तूफान यानी गतिशील बहस की सबसे बड़ी चिंता शशि थरूर के इस बयान में झलकती है। उनका तर्क है कि अगर सिर्फ और सिर्फ आबादी के आधार पर सीटें बांटी गईं तो ये उन राज्यों के साथ सरासर अन्याय होगा जिन्होंने अपनी जनसंख्या को नियंत्रित करने में बेहतर काम किया है। और ये एक ऐसा मुद्दा है जो उत्तर और दक्षिण भारत के बीच एक बड़ी दरार पैदा करने की क्षमता रखता है। अगर ऐसा होता है तो देश की राजनीतिक शक्ति का जो संतुलन है वो पूरी तरह से बदल सकता है। ज्यादा आबादी वाले उत्तरी राज्यों को संसद में ज्यादा सीटें मिल सकती हैं, जबकि कम आबादी वाले दक्षिणी राज्यों का प्रतिनिधित्व शायद घट जाए। तो अब देखिए, यहाँ भारत के लोकतंत्र के दो सबसे बड़े और मूल सिद्धांत आमने सामने आकर खड़े हो गए हैं। एक तरफ है प्रतिनिधि लोकतंत्र का सिद्धांत, जो कहता है एक व्यक्ति एक वोट, यानी हर वोट बराबर होना चाहिए। दूसरी तरफ है संघवाद का सिद्धांत, जो कहता है कि हर राज्य का महत्व और उसका राजनैतिक वजन बराबर होना चाहिए। ये जो आने वाला परिसीमन है वो इन दोनों सिद्धांतों की सबसे बड़ी परीक्षा लेने वाला है। तो आखिर में एक बड़ा सवाल हमारे सामने है, जैसे जैसे भारत बदल रहा है, क्या हमारा संविधान इस बेहद मुश्किल संतुलन को साध पाएगा? क्या वो लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व और संघीय समानता दोनों को एक साथ बचा पाएगा, या फिर हम एक बड़े संवैधानिक संकट की तरफ बढ़ रहे हैं? इसका जवाब शायद आने वाला वक्त ही देगा। अच्छा, एक न्यूक्लियर रिएक्टर, एक बिल्कुल नई टेक पॉलिसी और बड़ी बड़ी कंपनियों की तरफ से होने वाली चैरिटी, इन तीनों में आखिर क्या कनेक्शन हो सकता है? सुनने में तो बिल्कुल अलग अलग चीजें लगती हैं, है ना? यही सवाल आज हमारी पूरी पड़ताल के सेंटर में है। और इसका जवाब छिपा है एक बड़े ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट में, स्टैटिक ब्लूप्रिंट्स और डायनामिक एक्शन। मतलब सीधा सा है, आज की हर हलचल को, हर न्यूज़ को समझने के लिए हमें उसके पीछे की उस स्थिर, उस बुनियादी योजना को, उस नींव को समझना ही होगा। तो ठीक है, चलिए अब इसमें गहराई से उतरते हैं। हम शुरुआत करेंगे भारत के हाईटेक ब्लूप्रिंट से। हमारा ये सफ़र एटम्स की दुनिया से शुरू होगा और एआई चिप्स की फ्यूचर टेक्नोलॉजी तक जाएगा। तो ये है भारत का मशहूर 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम, जो महान वैज्ञानिक होमी भाभा का एक दूरदर्शी प्लान था। यही है हमारा स्टैटिक ब्लूप्रिंट। देखिए, पहला स्टेज है PSWR, जो नेचुरल यूरेनियम का इस्तेमाल करके प्लूटोनियम बनाता है। फिर आता है दूसरा स्टेज FBR, जो उसी प्लूटोनियम को फ्यूल की तरह इस्तेमाल करके थोरियम को न्यूक्लियर फ्यूल में बदल देता है। और फिर सबसे अहम तीसरा स्टेज, ये थोरियम का इस्तेमाल करके भारत को एनर्जी में पूरी तरह आत्मनिर्भर बना देगा। अब ये इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि भारत के पास दुनिया के सबसे बड़े थोरियम भंडारों में से एक है। सच में ये हमारी एनर्जी सिक्योरिटी का भविष्य है। और अब आती है आज की डायनामिक खबर। भारत ने अपने प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर यानी PFBR में सफलतापूर्वक क्रिटिकलिटी हासिल कर ली है। अब ये क्रिटिकलिटी क्या चीज़ है? देखिए, आसान भाषा में इसका मतलब है कि रिएक्टर ने एक सेल्फ सस्टेनिंग कंट्रोल्ड न्यूक्लियर चेन रिएक्शन शुरू कर दिया है। ये उस दशकों पुराने प्लान के दूसरे स्टेज में एक बहुत बड़ी, एक ऐतिहासिक कामयाबी है। और यहाँ एक और हैरान करने वाली बात है, PFBR में कूलेंट के तौर पर पानी नहीं बल्कि लिक्विड सोडियम का इस्तेमाल होता है। जरा सोचिए, सोडियम ये वही मेटल है जो पानी के कांटेक्ट में आते ही धमाका कर सकता है।
इसी चीज को कंट्रोल करना इस टेक्नोलॉजी को अविश्वसनीय रूप से जटिल और दुनिया की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी में से एक बनाता है। अच्छा, न्यूक्लियर एनर्जी की ही तरह सेमीकंडक्टर की दुनिया में भी भारत एक बहुत ही स्मार्ट स्टैटिक ब्लूप्रिंट पर काम कर रहा है। देखिए, चिप बनाने के दो हिस्से हैं, डिजाइन यानी चिप का नक्शा तैयार करना और फैब्रिकेशन यानी उसे फैक्ट्री में असल में बनाना। तो भारत अपनी सबसे बड़ी ताकत पर फोकस कर रहा है और वो है डिजाइन। जानते हैं क्यों? क्योंकि दुनिया का 20% से ज्यादा सेमीकंडक्टर डिजाइन टैलेंट भारतीय है। इसलिए फैबलेस मॉडल अपनाना मतलब डिजाइन यहां करो और बनवाओ कहीं और, ये एक शानदार स्ट्रेटेजिक मूव है जो हमें ग्लोबल सप्लाई चेन में एक बहुत जरूरी प्लेयर बनाता है। और इसी स्टैटिक स्ट्रैटेजी से जुड़ी डायनामिक खबर ये है कि दिल्ली सरकार ने एक नई सेमीकंडक्टर पॉलिसी की घोषणा की है। इसका मकसद फैब्रिकेशन की महंगी दौड़ में शामिल होना नहीं, बल्कि राजधानी को चिप डिजाइन का एक ग्लोबल हब बनाना है। तो देखिए कैसे एक स्थानीय पॉलिसी एक नेशनल स्ट्रैटेजी को सपोर्ट कर रही है। चलिए अब टेक्नोलॉजी से थोड़ा हटकर इकोनॉमी की तरफ चलते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे एक स्टैटिक कानून अरबों रुपए के सोशल स्पेंडिंग को डायनामिक रूप से आगे बढ़ा रहा है और समाज में एक बड़ा बदलाव ला रहा है। ये स्टैटिक ब्लूप्रिंट है कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 135। ये नियम बहुत सीधा है। अगर किसी कंपनी की नेट वर्थ 500 करोड़ या टर्नओवर 1000 करोड़ या नेट प्रॉफिट 5 करोड़ रुपए से ज्यादा है तो उसे अपने पिछले 3 सालों के एवरेज नेट प्रॉफिट का 2% सोशल डेवलपमेंट के कामों पर खर्च करना ही होगा। ये कोई ऑप्शन नहीं, ये मैंडेटरी है, एक अनिवार्य नियम है। तो इस एक स्टैटिक नियम का डायनामिक असर क्या हुआ? जबरदस्त। फाइनेंशियल ईयर 25 में सीएसआर खर्च में 23% की भारी उछाल आई और ये आंकड़ा 22,000 करोड़ रुपए को पार कर गया। ये कमाल का उदाहरण है कि कैसे एक क्लियर कट नियम जमीनी स्तर पर कितना बड़ा बदलाव ला सकता है। और इस सामाजिक बदलाव को लीड कौन कर रहा है? इस लिस्ट में देश की टॉप 5 कंपनियां हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज से लेकर एचडीएफसी बैंक और टीसीएस तक। ये सारी कंपनियां एजुकेशन, हेल्थ और रूरल डेवलपमेंट जैसे सेक्टर्स में हजारों करोड़ रुपए का योगदान दे रही हैं। अब हम अपने आखिरी सेक्शन पर आते हैं, पब्लिक सेफ्टी के फ्रेमवर्क्स। यहाँ हम उन स्टैटिक नियमों को देखेंगे जो हमारी और आपकी सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। ये है हमारा स्टैटिक सुरक्षा कवच। फैक्ट्रीज एक्ट 1948 से लेकर एक्सप्लोजिव्स एक्ट 1884 तक और पीएसओ जैसी संस्थाएं, ये सब मिलकर एक मल्टी लेयर्ड सेफ्टी का ढांचा बनाते हैं। ये सिर्फ नियम नहीं है, ये खतरनाक इंडस्ट्रीज को सेफ तरीके से चलाने की नींव हैं। और खुदा न खास्ता जब कोई हादसा होता है तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 ये तय करता है कि रेस्क्यू ऑपरेशंस कैसे होंगे। और इस स्टैटिक फ्रेमवर्क का डायनामिक महत्व तब दिल दहलाने वाले तरीके से सामने आता है जब तमिलनाडु की पटाखा फैक्ट्री में हुए हालिया विस्फोट जैसी दुखद घटना होती है। ये कानून ही ऐसी त्रासदियों के खिलाफ हमारी रक्षा की पहली और सबसे जरूरी पंक्ति है। इनका सही से पालन होना सच में जिंदगी और मौत का सवाल बन जाता है। तो हमने देखा कि कैसे सिद्धांत और प्रगति यानी ब्लूप्रिंट और एक्शन एक दूसरे से कितने गहरे तरीके से जुड़े हुए हैं। अब खबरों को सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें समझने के लिए एक नया नजरिया हमारे पास है। तो सबसे अहम बात यही है, आज की किसी भी डायनामिक खबर को अगर गहराई से समझना है तो सबसे पहले उसके पीछे छिपे स्टैटिक ब्लूप्रिंट को खोजिए। चाहे वो 10 को पुरानी न्यूक्लियर योजना हो, एक स्मार्ट टेक पॉलिसी हो या फिर एक कॉरपोरेट कानून, असली कहानी की जड़ें वहीं छिपी होती हैं। तो अब जब हम इन ब्लूप्रिंट्स के बारे में जान गए हैं तो सोचने वाली बात यह है कि भारत की कौन सी ऐसी लॉन्ग टर्म योजना है जिस पर हमें अगली नज़र रखनी चाहिए। इस पर सोचिएगा ज़रूर। कभी सोचा है कि जो हेडलाइंस हम रोज पढ़ते हैं वो सिर्फ खबरें नहीं, बल्कि भविष्य के प्रशासकों के लिए, यानी एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए एथिक्स की केस स्टडीज हैं। आज हम ऐसी ही 3 बड़ी खबरों को लेंगे और उन्हें समझने के लिए एक प्रैक्टिकल एथिकल टूल किट बनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सोचिए, एक मजदूर की दिहाड़ी, एक एआई जो जान बचा सकता है और देश का पॉलिटिकल मैप, ये तीनों चीजें सुनने में बिल्कुल अलग लगती हैं, है ना? पर एक एडमिनिस्ट्रेटर की नज़र से देखिए तो ये सब एक ही पजल के हिस्से हैं। ये तीनों ही वो रोजमर्रा की नैतिक चुनौतियां हैं जिनका सामना एक प्रशासक को करना पड़ता है। और यहीं पर सबसे बड़ा, सबसे मुश्किल सवाल खड़ा होता है। जब आर्थिक विकास और इंसानी गरिमा के बीच या ज्यादा से ज्यादा लोगों के फायदे और हर एक इंसान के अधिकार के बीच चुनना हो,
तो कोई फैसला कैसे करे कि असली सही क्या है? इसका जवाब किसी एक नियम में नहीं, बल्कि सोचने के एक तरीके में, एक फ्रेमवर्क में छिपा है। तो इस मुश्किल सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमारी टूलकिट का सबसे पहला और सबसे भरोसेमंद औजार है हमारा संविधान। ये सिर्फ कानूनों की किताब नहीं है, ये गवर्नेंस के लिए, शासन के लिए एक नैतिक दिशा दिखाने वाला कंपास है। चलिए इसे एक असली उदाहरण से समझते हैं। नोएडा के इन मजदूरों को देखिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ मजदूरों को सिर्फ 90 रुपये दिहाड़ी मिल रही है, जबकि राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी 178 रुपये है। यहाँ एक प्रशासक के सामने नैतिक सवाल ये है कि बिजनेस फ्रेंडली नीतियाँ और मजदूरों के मानवाधिकार, इनके बीच सही संतुलन कैसे बनाया जाए। तो ऐसे में हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल कंपास हमें रास्ता दिखाता है। संविधान का आर्टिकल 43, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का हिस्सा है, वो सिर्फ मिनिमम वेज यानी न्यूनतम मजदूरी की बात नहीं करता। वो लिविंग वेज यानी जीवन निर्वाह मजदूरी की बात करता है, यानी इतनी मजदूरी कि एक इंसान और उसका परिवार सिर्फ जिंदा न रहे बल्कि इज्जत से जी सके। और इसी सोच को कहते हैं संवैधानिक नैतिकता। मतलब एक एडमिनिस्ट्रेटर का काम सिर्फ कानून के शब्दों को लागू करना नहीं है, बल्कि उसके पीछे की आत्मा को समझना है, समानता, न्याय और इंसानी गरिमा, और इन मूल्यों को किसी भी राजनीतिक या पॉपुलर दबाव से ऊपर रखना है। ठीक है, तो पहला टूल हुआ संविधान। अब आते हैं दूसरे टूल पर, जो आज की दुनिया में बहुत जरूरी हो गया है, टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी तरक्की तो लाती है, लेकिन अपने साथ कई नए नैतिक सवाल भी लेकर आती है। तो एक प्रशासक कैसे तय करे कि कोई नई टेक्नोलॉजी समाज के लिए अच्छी है या नहीं? जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, +29%। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। स्वीडन में एक ट्रायल हुआ और पता चला कि एआई ने इंसानी डॉक्टरों से 29% ज्यादा ब्रेस्ट कैंसर के मामले पकड़े। सोचिए कितनी जानें बच सकती हैं। ये तो कमाल की बात है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। सवाल ये है कि ये एल्गोरिदम किसे नज़रअंदाज कर देता है? क्या होगा अगर ये एआई सिर्फ यूरोपियन लोगों के डेटा पर बना हो सकता है कि वो दक्षिण एशियाई महिलाओं में होने वाले कैंसर को उतनी अच्छी तरह से ना पकड़ पाए, और यहीं से एक बहुत बड़ी नैतिक दुविधा जन्म लेती है। इस दुविधा को समझने के लिए हमारे पास दो नैतिक तराजू हैं। एक है यूटिलिटेरियनिज्म, जो कहता है कि वो काम करो जिससे से ज्यादा लोगों का भला हो। इस हिसाब से एआई अच्छा है क्योंकि वो कुल मिलाकर ज्यादा जानें बचा रहा है। लेकिन दूसरा तराजू है राइट्स बेस्ड नजरिया। ये हमें याद दिलाता है कि हर एक इंसान का अधिकार मायने रखता है। अगर सिस्टम किसी एक ग्रुप के साथ भेदभाव कर रहा है तो ये नैतिक रूप से गलत है, भले ही बाकी सबको फायदा हो रहा हो। तो अब तक हमने संविधान और नैतिक फ्रेमवर्क्स की बात की। अब आते हैं हमारी आखिरी और शायद सबसे पेचीदा केस स्टडी पर। यहाँ हमारी टूलकिट के सारे औजार एक साथ काम आएंगे। ये चुनौती लोकतंत्र, विकास और राज्यों के अधिकारों के बीच संतुलन साधने की। लोकसभा सीटों का बंटवारा, जिसे परिसीमन या डिलिमिटेशन कहते हैं, ये सिर्फ एक टेक्निकल काम नहीं है। जैसा कि शशि थरूर ने कहा, इस पर एक महान राष्ट्रीय परामर्श की जरूरत है। क्यों? क्योंकि ये हमारे देश के फेडरल स्ट्रक्चर यानी संघीय ढांचे के दिल पर असर डालता है। ये तय करता है कि संसद में किस राज्य की आवाज कितनी बुलंद होगी। यहाँ दो बहुत ही जरूरी लोकतांत्रिक सिद्धांत आपस में टकरा रहे हैं। एक तरफ है एक नागरिक एक मूल्य का सिद्धांत। ये कहता है कि हर वोट की कीमत बराबर होनी चाहिए, इसलिए जिस राज्य की आबादी ज्यादा उसकी सीटें भी ज्यादा। लेकिन दूसरी तरफ है संघीय निष्पक्षता का सिद्धांत। ये कहता है कि जिन राज्यों ने नेशनल पॉलिसीज जैसे पॉपुलेशन कंट्रोल पर अच्छा काम किया, उन्हें इसकी सजा पॉलिटिकल पावर खोकर नहीं मिलनी चाहिए। और ये सिर्फ थ्योरी की बात नहीं है। इन आंकड़ों को देखिए। 2026 के बाद जब नई जनगणना के आधार पर सीटें बटेंगी तो दक्षिणी राज्यों को अपनी सीटें खोने का डर है, वहीं उत्तरी राज्यों की सीटें बढ़ सकती हैं। ये एक अजीब विरोधाभास, एक डेमोक्रेटिक पैराडॉक्स पैदा करता है। मतलब जो राज्य विकास के पैमाने पर अच्छा काम कर रहे हैं, उन्हें सजा के तौर पर संसद में कम आवाज मिलेगी। तो इन तीन अलग अलग केस स्टडी से गुजरने के बाद हमने असल में क्या सीखा? हमने एक एडमिनिस्ट्रेटर के लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल और असरदार एथिकल टूलकिट बना ली है। तो ये है हमारी टूलकिट 3 आसान स्टेप्स में। स्टेप 1, हमेशा इंसान को सेंटर में रखें। कोई भी पॉलिसी हो, उसका असर एक आम मजदूर या मरीज पर क्या पड़ेगा, यहीं से शुरुआत करें। स्टेप 2, अपने फैसलों को संवैधानिक कंपास पर परखें।
और स्टेप 3, अलग अलग नैतिक तराजू का इस्तेमाल करें ताकि किसी भी मुद्दे के हर पहलू को समझा जा सके। और अब एक सवाल सोचने के लिए, अगर एक प्रशासक की कुर्सी पर बैठा जाए तो इन तीनों में से कौन सी दुविधा ऐसी है जो रातों की नींद उड़ा दे? शायद इसका कोई एक सही जवाब नहीं है, लेकिन सही सवाल पूछना, यहीं से एक बेहतर गवर्नेंस की शुरुआत होती है। इस पर सोचने के लिए शुक्रिया। तो देखिए, हमारा प्लान एकदम सीधा और साफ है। पहले मेंस के किसी भी जवाब का एक पक्का ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे। फिर प्रीलिम्स में जो सबसे कॉमन गलतियां होती हैं उनसे बचने के लिए एक फटाफट ड्रिल करेंगे। और आखिर में एक जबरदस्त फैक्ट मैराथन होगी ताकि सारे जरूरी फैक्ट्स दिमाग में एकदम सेट हो जाएं। ऑलराइट, तो चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। पहले सेक्शन में हम मेंस के एक मुश्किल सवाल को लेंगे और उसे पूरी तरह से डीकॉन्स्ट्रक्ट करेंगे। मतलब ये समझेंगे कि एक टॉप स्कोरिंग आंसर आखिर बनता कैसे है। ये रहा सवाल, प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर पर। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सिर्फ फैक्ट्स नहीं पूछ रहा, ये कह रहा है समालोचनात्मक विश्लेषण करें, मतलब क्रिटिकली एनालाइज करना है। तो आखिर शुरू कहां से किया जाए? देखिए, किसी भी अच्छे मेंस आंसर की नींव होती है एक मजबूत स्ट्रक्चर। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, जहां आप टॉपिक का कॉन्टेक्स्ट सेट करते हैं। फिर आती है बॉडी, जहां आप सवाल के दोनों हिस्सों यानी इसका महत्व और इसकी चुनौतियां दोनों को एड्रेस करते हैं। और आखिर में एक दमदार कंक्लूजन, जो आपके पूरे एनालिसिस को एक साथ बांध देता है। ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो लगभग हर सवाल में काम आता है। अब जरा इस पर खास ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यही वो जगह है जहां एक एवरेज आंसर और एक टॉप स्कोरिंग आंसर में फर्क पता चलता है। देखिए, बाईं तरफ हैं स्टैटिक फैक्ट्स। ये वो जानकारी है जो हम रटते हैं, जैसे होमी भाभा का 3 स्टेज प्लान क्या था या रिएक्टर में कौन सा कूलेंट यूज होता है। ये जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन असली मार्क्स मिलते हैं दाईं तरफ, यानी डायनामिक एनालिसिस से। जब आप इन फैक्ट्स को जोड़ के ये समझाते हैं कि ये एक सामरिक मील का पत्थर क्यों है, या इससे हमारी आयात पर निर्भरता कैसे कम होगी। बस असली खेल फैक्ट्स जानने का नहीं, उन्हें एक मजबूत तर्क में पिरोने का है। चलिए अब थोड़ा गियर बदलते हैं। प्रीलिम सिर्फ नॉलेज का खेल नहीं है, ये प्रेशर में सही फैसला लेने का भी टेस्ट है। तो ये जो रैपिड फायर ड्रिल है ना, ये बिल्कुल उसी एग्जाम हॉल वाले प्रेशर को महसूस कराने के लिए है। तैयार हैं? तो पहला सवाल, जो एक बहुत कॉमन ट्रैप है, जल्दी से सोचिए, थोरियम रिजर्व में इंडिया की ग्लोबल रैंक क्या है? और ये रहा जवाब। ज्यादातर लोगों को लगता है कि भारत नंबर 1 है, पर सही जवाब है 3रा। प्रीलिम्स में ऐसी एक छोटी सी गलती आपको लिस्ट से बाहर कर सकती है। और यहां देखिए, इसका सबूत भी है। सोर्स मटेरियल साफ साफ कहता है कि ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील के पास हमसे ज्यादा रिजर्व हैं। इसीलिए फैक्ट्स को हमेशा भरोसेमंद सोर्स से ही वेरीफाई करना चाहिए। ठीक है, इसी स्पीड से आगे बढ़ते हैं। अगला ट्रैप, ये एक टेक्निकल सवाल है और अक्सर लोग यहीं फंसते हैं। ये एक और क्लासिक गलती है, क्योंकि ज्यादातर न्यूक्लियर रिएक्टर्स में पानी या हेवी वाटर का इस्तेमाल होता है, तो ये सोचना स्वाभाविक है। लेकिन फास्ट ब्रीडर रिएक्टर अलग होते हैं। यहां सही जवाब है लिक्विड सोडियम। और इसके पीछे का कारण जानना इसे याद रखना और भी आसान बना देता है। सोडियम पानी के साथ बहुत तेजी से रिएक्ट करता है, तो यह सिर्फ एक फैक्ट नहीं, बल्कि इसके पीछे एक ठोस वैज्ञानिक और सुरक्षा कारण भी है। चलिए इस ड्रिल का आखिरी सवाल देखते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और उनके हेडक्वार्टर्स, ये तो एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक होता है। और फिर से वही बात, एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक, क्योंकि बहुत सारी यूएन बॉडीज जिनेवा में हैं, तो दिमाग में सबसे पहले वही आता है। लेकिन IAEA का हेडक्वार्टर वियना, ऑस्ट्रिया में है। तो ये रहा फाइनल फैक्ट। देखिए, इस पूरी ड्रिल का मकसद यही था कि उन छोटी छोटी डिटेल्स पर ध्यान दिया जाए जो प्रीलिम्स में आपकी रैंक बना या बिगाड़ सकती हैं। और अब बारी है हमारे फाइनल हाई एनर्जी राउंड की, द फैक्ट मैराथन। ये सिर्फ और सिर्फ तेज रफ्तार रिवीजन के लिए है। मैं स्क्रीन पर फैक्ट्स पढ़ता जाऊंगा, ये बिल्कुल फ्लैश कार्ड्स की तरह काम करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला फैक्ट, PFBR की लोकेशन कलपक्कम, तमिलनाडु। इसे ऑपरेट कौन करता है? भाविनी, यानी भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम। PFBR का कूलेंट, याद रखिए, लिक्विड सोडियम, पानी या भारी पानी बिल्कुल नहीं। इंडिया की थोरियम रैंक दुनिया में 3री सबसे बड़ी। और आखिर में आर्टिकल 43 DSP, ये लिविंग वेज की बात करता है और ये कोर्ट में लागू नहीं होता। तो आज के इस पूरे विश्लेषण के बाद मैं एक सवाल के साथ आपको छोड़ना चाहता हूं।
क्या सिर्फ जानकारी इकट्ठा कर लेना ही काफ़ी है या असली खेल रणनीति का है? देखिए, यूपीएससी की तैयारी में ज्ञान तो बस एक नींव है, लेकिन उस नींव पर सफलता की इमारत खड़ी करने का काम रणनीति करती है। तो जरा सोचिए, क्या आप सिर्फ फैक्ट्स जमा कर रहे हैं या फिर उन फैक्ट्स को नंबरों में बदलने की एक ठोस रणनीति भी बना रहे हैं? तो ये थी आज की मुख्य खबरें, लेकिन अगर आप और डिटेल में जाना चाहते हैं तो इस पूरे एनालिसिस की पीडीएफ, जिसमें डिटेल्ड नोट्स और प्रीलिम्स के लिए एमसीक्यूज भी शामिल हैं, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आप स्क्रीन पर दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन और बायो में दिए गए लिंक पर क्लिक करके चैनल से जुड़ सकते हैं।